इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने पढ़ाई को सही तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है पोइट्री द ट्वाइस, और इसके पोइट जो हैं वो हैं कॉवेंट्री पैटमोर। तो स्टूडेंट्स, इस पोइट्री के बारे में मजीद जानने के लिए चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर और देखते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं और आपने मेरी वीडियोस को अभी देखना शुरू किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आपको जल्द अज जल्द मिल सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कॉवेंट्री पैटमोर का पूरा नाम था कॉवेंट्री केर्सी डाइटन पैटमोर, बॉर्न ऑन जुलाई 23, 1823, वुडफोर्ड, एसेक्स, इंग्लैंड। डाइड ऑन नवंबर 26, 1896, लेमेंटन, हैम्पशायर। वो इंग्लिश पोइट थे, एसेइस्ट थे, और उनकी बेस्ट पोइट्री जो वर्क उनका जाना जाता है वो अननोन एरोज के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दूसरी ओड्स भी लिखी जो मिस्टिकल ओड्स के नाम से पहचानी जाती हैं, जिनमें ओड ऑफ डिवाइन लव, ओड ऑफ मैरिड लाइफ, जो कि उनको अपनी फौतशुदा बीवी के बारे में याद दिलाता है जिनको वो दिलो जान से प्यार करते थे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं अबाउट द पोएम और इसका हिस्टोरिकल कंटेंट क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये पोइट्री कॉवेंट्री पैटमोर ने लिखी है और 19th सेंचुरी यानी विक्टोरियन एरा के ये एक राइटर थे, और वो बहुत कम जाने जाने वाले थे कि उनकी शोहरत बहुत कम थी, लेकिन वो बहुत ही मौसर शायर थे इस एरा के। उनकी पहली बीवी के वफ़ात के बाद, जिसको वो दिलो जान से चाहते थे, उनको दिली सदमा लगा, और ये दिली सदमा जो है उनको जो है बिल्कुल बीमारी की सूरत हाल पर ले गया, जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार भी रहा करते थे और उनके जहनी तवाज़ुन पे भी काफ़ी असर पड़ा था। तो उनके जो बच्चे की हिज चाइल्ड सैडनेस मेड हिम रियलाइज द फैक्ट दैट ही हैड ऑल्सो कमिटेड मिस्टेक बाय नॉट ओबेइंग हिज डिवाइन फादर गॉड। और उसके बच्चे की उदासी, जो कि आपको पता है कि रियल इंसिडेंट है जो हम पढ़ रहे हैं द ट्वाइस, तो उसके जो बच्चे की जो अफसुर्दगी थी उसने एहसास दिलाया कि मैं भी बहुत ख़ताएँ करता हूँ, जो कि मेरा खुदा है उसके हवाले से उसके कहे पर अमल नहीं करता। तो उसको एहसास हुआ अपनी इस गलती का। ही विश दैट गॉड माइट फॉरगिव चाइल्डनेस ऑफ ह्यूमन काइंड, और उसे उम्मीद है कि खुदा जो है वो उसकी इस बचकाना हरकत को माफ़ कर देगा, और जो भी वो अपनी गलतियाँ करता आया आज तक अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह तबारक व ताला और खुदा उसे माफ़ कर देगा। चलते हैं समरी की जानिब, और समरी ऑफ द पोएम इज़ दिस पोएम इज़ सेंटर ऑन द स्टोरी ऑफ अ फादर एंड सन। ये जो पोइट्री है ये एक बेटे और बाप की कहानी है। पैटमोर शेयर अ पर्सनल इंसिडेंट दैट हैपेंस बिटवीन हिम एंड हिज सन। तो आपको पता है कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि इंसिडेंट हुआ था उसके और उसके ज़ाती बेटे के दरमियान। ही डिस्क्राइब्स हाउ वन डे ही रिब्यूक हिज सन फॉर डिसोबेइंग हिम फॉर 7th टाइम। उसने ये बताया कि 7वीं दफ़ा, जब 7 बार उसने अपने बेटे को आवाज़ लगाई, तो 7वीं बार भी अपने उसके बेटे ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और उसकी नाफरमानी की, जिसकी वजह से उसने ये एक्ट किया। It made his son extremely sad. Later the poet realized his mistake and felt guilty for hurting him. और इस बात की वजह से उसके बेटे को बहुत गहरा दुख पहुंचा, जिस पर ये पूरी नज़म लिखी गई है। लेकिन बाद में शायर को इस बात का एहसास होता है कि उसने अपने बुरे अल्फाजों से इसको बच्चे को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। Made him think how God would judge humankind for their attraction to mundane toys। और ये चीज़ उसे एहसास दिलाती है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह जो है वो खुदा लोगों को आज़माता है और किस तरह उनको इन दुनियावी चीज़ों से, जो कि दुनियावी ख्वाहिशात हैं, उनसे दूर करने के लिए कहता है, क्योंकि दुनियावी ख्वाहिशात जो हैं इंसान के लिए सिर्फ़ एक छलावा हैं, एक जो है आजमाइश का ज़रिया है। दो द रेफरेंस ऑफ दिस इंसिडेंट पैटमोर डेल्व्स इनटू वर्ल्डलीनेस एंड द सेंस ऑफ गिल्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये जो इंसिडेंट हुआ इन दोनों के दरमियान, ये जो हादसा हुआ इसके और इसके बेटे के दरमियान, ये गौर व फिक्र करने पर मजबूर करता है कि इंसान किस तरह दुनियावी चीज़ों के लिए गलतियां करता है और अपने खुदा की नाफरमानी करता है, लेकिन खुदा फिर भी उसे आखिरकार माफ़ कर ही देता है।
तो स्टूडेंट्स इसकी क्रिटिकल एनालिसिस के लिए मैंने जो है इसको लाइंस में डिवाइड किया है, क्योंकि ये पोइट्री की जो आपको पता है कि कमेंट्री पेटमोर की जो पोइट्री है इसका राइटिंग स्टाइल कुछ इस तरह है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, तो और इसमें कोई राइमिंग स्कीम जो है वो भी इतनी ख़ास नहीं है, इसलिए मैंने इसको लाइंस में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट लाइन टू 6 लाइंस हम देखेंगे फर्स्ट के वो क्या कहती हैं। The child looked with the thoughtful eyes. It appears that he had grown up and become wise. तो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बेटा जो था वो अपने बाप को बहुत गौर व फिक्र से देख रहा था, जो ये जाहिर करता है कि उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है और वो सोच विचार करने लगा है, चीज़ों को समझने लगा है, बूझने लगा है। फ्रॉम द फ्रेज ग्रोन अप वॉइस इट इज़ क्लियर दैट द स्पीकर वॉज एंग्री विद हिज सन। ग्रोन अप वॉइस यानी ऊंची आवाज़ जो यहाँ पर जिक्र करती है, वजाहत करती है वो इस बात की कि बोलने वाला जो है यानी कि जो शायर है वो गुस्से में था। हिज सन डिसओबेड हिम फॉर 7th टाइम, और शायर हमें बताता है अगली लाइन में कि 7 बार बुलाने पर भी उसके बेटे ने उसकी नाफरमानी की। ही रिब्यूक हिम एंड रिफ्यूज टू गिव हिम अ किस बिफोर ही वेंट टू स्लीप, और उसने अपने बेटे को जो है इस बात पर झिड़का, बुरा भला कहा, और बिना प्यार किए उसको यानी रात की नींद जाते हुए भी उसे माफ़ नहीं किया, उसके दिल में रहम नहीं आया और बेटा रोता हुआ जाकर सो गया। पेटमोर यूजेस द टर्म स्ट्रक इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ हिज वर्ड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रा गौर से समझिएगा कि कमेंट्री पेटमोर ने बहुत सारे इसमें ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जिनकी इंपॉर्टेंट मीनिंग जो है वो डिफरेंट वर्ड्स में बताई गई है, यानी कि एक आयरनिकल फॉर्म में बताया गया है। तो यहाँ पर एक वर्ड है स्ट्रक, तो स्ट्रक जो है वो रिफ्लेक्ट करता है वर्ड्स को, जो कि ये है कि बुरे अल्फाज, ठीक है। तो उसने अपने बेटे को बज़ाहिर हाथ से नहीं मारा था, फिजिकली नहीं मारा था, बल्कि उसने उसे बुरे अल्फाजों का इस्तेमाल करके डांट डपट कर झिड़क कर जो है उससे बात की थी, जो कि उसने स्ट्रक, यानी स्ट्रक अक्सर हम यूज़ करते हैं किसी भी शख्स को मारने के लिए, पीटने के लिए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक नहीं है, यहाँ पे स्ट्रक मतलब अल्फाजों से है। तो ही डिड नॉट बीट हिम बट हिज वर्ड्स हैड स्ट्रक हिज हार्ट बिसाइड्स, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट लाइन में भी यही बताते हैं कि बज़ाहिर उसने मारा नहीं था, लेकिन बुरे अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसका दिल रंजीदा हो गया था। हिज मदर वॉज नो मोर, आपको पता है कि इसकी वाइफ मर चुकी थी, और इसीलिए राइटर ने यहाँ पे जो है वो यूज़ किया है कि बीइंग पेशेंट और डेड, तो वो खामोश खड़ी थी, सब्र करके खड़ी हुई थी इस, और या ऐसे जैसे कि वो मर चुकी हो। तो बज़ाहिर शायर के कहने की मुराद यही थी कि वो मर चुकी है उसकी माँ, और वो उसे प्यार करने के लिए अब वहाँ मौजूद नहीं है ज़ाहिरी तौर पर। सो दिस स्लाइड चलते हैं लाइन नंबर 7 to 11 की तरफ। Speaker feared that his son could not sleep because of the pain he inflicts on his heart। तो शायर ये कहता है कि शायद मेरा बेटा जो है वो सो नहीं पाया होगा इस दर्द के बावजूद जो कि मैंने उसे दिया है, और वो उसका दिल जो है वो सुकून में नहीं होगा, तो मैं जाकर उसे प्यार करता हूँ। ही वेंट टू हिज रूम एंड फाउंड अस्लीप, लेकिन वो जब गया तो उसने देखा कि उसका बेटा सो रहा है गहरी नींद में। ही वॉज स्लम्बरिंग डीप फॉर हिज मेंटल वियरनेस, और वो अपनी जो है जहनी थकावट की वजह से गहरी नींद में जाकर सो चुका था। हिज आइज हैड बिकम डार्क फ्रॉम सोबिंग एंड हिज आईलैशेस वर स्टिल वेट। तो ये एक बड़ा जो है दर्दनाक मंजर है इस पूरी पोइट्री में, जिसको मैं दर्दनाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आपको दुख दिलाने वाला है कि एक बच्चा रोते रोते सो गया, हिचकियाँ लेते लेते वो सो गया, और उसकी आंखों में अब सोने के बाद भी जो है वो नमी थी, उसकी आंखें नम थीं और आंसू फिर भी बह रहे थे। तो दिस इमेज ऑफ हिज सन इवोक अ सेंस ऑफ गिल्ट इन हिज हार्ट, और यही जो है इमेज यानी यही जो ख्याल था उसके वालिद के दिल में, उस शायर के दिल में पैदा हुआ कि उसने अपनी गलती को तस्लीम किया। लाइन 12 से लाइन 21 में जो पोइट है वो ये डिस्क्राइब करता है, द डार्कनेस ऑफ आईलेड ऑफ द बॉयज मेड द फादर क्राई ऑन मॉन। तो ये जो उसकी आंखें थी जो उसके गिर्द हल्के पड़ चुके थे, तो उसके वालिद को उस पे कर्राहने और चीखने पर मजबूर किया। ही किस्ड ऑन हिज वेट चेक एंड लेफ्ट हिज ओन ऑन हिज फेस, और उसने उसे प्यार किया यानी उसे बोसा दिया
उसके गाल पर और फिर अपना चेहरा उसके चेहरे पे रख दिया प्यार करते हुए। द रियलाइजेशन ऑफ हिज मिस्टेक मेड हिम रिटर्न द किस विच ही रिफ्यूज टू गिव। और ये रियलाइजेशन उसे तब हुई जबकि उसने ये सोचा कि शायद मैं ऐसे ये प्यार उस वक्त कर देता जब ये सोने वाला था, तो शायद इसकी आंखें इतनी नम ना होती। रीडर्स फाइंड अ नंबर ऑफ टॉयज दैट द बॉयज treasured. There was a table near his head, a box of counter red veins stone, a piece of abraded glass, some shells, a bottle with bluebells flowers and 2 French copper coins। तो शायर ये बताता है कि उसने अपने इर्द गिर्द यानी उस बच्चे ने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा ख़जाना जमा कर रखा था जिसको सिर्फ बच्चे ही समझ सकते हैं। और उसकी सराहने की तरफ जो टेबल थी उस पर उसने एक बॉक्स रखा हुआ था, एक डब्बा रखा हुआ था जिसमें कुछ समुद्री पत्थर थे, रंगीले पत्थर थे जो उसने रखे हुए थे। एक शीशे का टुकड़ा मौजूद था और कुछ सीपियाँ मौजूद थीं। सीपियों के साथ एक बोतल थी जिस बोतल में ब्लू बेल यानी ब्लू बेल एक फ्लावर होता है, वो उसने इकट्ठे करके रखे हुए थे। और उसके साथ ही 2 फ्रेंच कॉपर कॉइन यानी कि एक फ्रेंच जो क्योंकि आपको पता है ये फ्रांस भी गए थे तो फ्रांस के 2 कॉइन जो थे वो उसने संभाल के रखे हुए थे, जो शायद उसके वालिद ने उसे कभी दिए होंगे, तो वो उसने संभाल कर रखे हुए थे जो उसको तस्कीन देते थे बुरे वक्त में। जिस तरह इंसान को यानी हम अडल्ट्स को जो है दुनियावी चीज़ें या ऐसी चीज़ें मज़ा देती हैं, अफसरदगी के वक्त मोटिवेशन हमें मज़ा देती है, तो इसी तरह बच्चों को जो है वो छोटे छोटे जो है जो टुकड़े उन्होंने जमा किए होते हैं बच्चों की दुनिया के, जिस तरह आपको पता है कि बच्चों की दुनिया एक अलग ही दुनिया होती है, उन पर उन्होंने जो है वो एक अलग गलाफ चढ़ाया होता है अपनी खूबसूरती का। तो उन्होंने जो है वो अपने लिए अलग किस्म के खिलौने जमा करके रखे हुए थे जिनके साथ वो खेलते खेलते सो गया। Whenever he saw he was sad, he sought solace in these toys। तो जब भी वो अफसरदा होता था वो इन खिलौनों के साथ अपना दिल बहला लेता था। पैटमोर डिस्क्राइब्स हाउ चिल्ड्रन टेक प्लेजर इन सिंपल थिंग्स। और पैटमोर ये वजाहत करता है कि बच्चे किस तरह छोटी छोटी चीज़ों में अपनी तस्कीन और खुशी तलाश कर लेते हैं, और जबकि जो नौजवान लोग होते हैं वो अपनी इस सादगी को भूल कर और न खुश रहते हैं। लाइन 22 से 27 तक पैटमोर ये डिस्क्राइब करता है, ऑन दैट नाइट ही रिटर्न्ड एंड ही केप्ट फॉर हिज मिस्टेक एंड प्रेड टू गॉड फॉर गिवनेस। उसे एहसास होता है कि मैं कितनी नाफरमानियाँ करता हूँ खुदा की, लेकिन खुदा जो है मुझे कुछ नहीं कहता, तो मैं अपनी गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करता हूँ खुदा से। तो ये इसको एहसास हुआ और उसने माफ़ी तलाफ़ी की वापस आने के बाद। द पोइट इंसिनुएट दैट द फैक्ट इन द लाइन व्हेन एट लास्ट लाई विद ट्रांस ब्रीथ, जो वर्ड उसने यूज़ किया है when at the last lie with trance breathe, और when one person is in half conscious state without having the ability to move or react, it occurs at the same time of death। तो जो नज़ा का आलम होता है जिस वक्त इंसान मरने वाला होता है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, तो ये एहसास वैसा ही होता है इंसान का कि जब इंसान बहुत अफसरदा होता है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होती है और वो इस तरह का एहसास महसूस करता है जहाँ पे वो कोई रद्द अमल नहीं दे सकता, बस वो कुछ अपने अल्फाज जो है अपनी ज़िंदगी को अपनी आँखों के गिर्द घूमता हुआ देखता है। तो इस एहसास को उसने इस लाइन में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, व्हेन एट लास्ट वी लाई विद ट्रांस ब्रीथ। द पोएटिक पर्सोना डिड नॉट विश टू वैक्स और कंप्लेन टू गॉड इन डेथ। ठीक है, और जो उसका ज़ाहिरी जो है वो गलाफ जो है इंसान का जो वो ओढ़े रखता है झूठ का और उसकी ज़ाती मफादात का, तो वो एक अपने खुदा के आखिरी मौत के मंज़र पे वो उसे अपनी माफ़ी तलाफ़ी करने पर मजबूर कर देता है। द टर्म टॉयज़ इज़ यूज टू मेटाफोरिकली हिंट एज एट द materialism of mankind, fame, money, earthly success become the toys of adult। तो यहाँ पे जो टॉयज़ टॉपिक है वो मेटाफरिकली एक मुख्तलिफ़ किस्म से इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मिसाल देता है कि इंसान ज़ात अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के पीछे दौड़ता है, शोहरत के पीछे दौड़ता है, पैसे के पीछे दौड़ता है और दुनियावी खुशियों के पीछे दौड़ता है। ये उसके खिलौने हैं जो उसे खुश रखते हैं इन तमाम मराहिल में। तो लाइन 28 से 33 तक देखते हैं। The speaker described his ignorance in emotive terms।
ठीक है, वो अपनी जो है वो गुमराही को जो है वो मुख्तलिफ टर्म्स में डिफ़ाइन करता है। वीकली अंडरस्टूड गॉड्स कमांड, और वो खुदा के दिए हुए अहकामात को बहुत कमज़ोरी से यानी कि ना समझने वाले अंदाज में जो है वो ज़ाहिर करता है। he disobeyed his commands throughout his life for not realizing their importance. God's words, he became aware of his mistake after the incident, और उसको एहसास होता है कि खुदा ने उसे कितने सारे हुक्म दे रखे हैं इस दुनिया में, कि उसने क्या क्या जो है वो काम करने हैं इस दुनिया में आके, अपनी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उसकी, उनसे वो गाफिल हो चुका है, और वो अपनी जो है वो गलतियों की माफ़ी उस खुदा से मांगता है जिसको उसने बनाया है। गॉड इज़ ग्रेटर देन हिम, क्योंकि खुदा हम सबसे बड़ा है। ही वॉज वन ऑफ द मोल्डेड हिम फ्रॉम द क्ले एंड प्रोवाइडेड हिम स्पिरिचुअल नरिशमेंट टू ग्रो बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, और खुदा ही है जिसने इंसान को खनकती हुई मिट्टी से बनाया और उसकी ग्रोथ की कहाँ पर माँ की कोख से लेके, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे वो बैरूनी हो। लाइक द स्पीकर वॉज एंग्री विद हिज सन, जिस तरह स्पीकर यानी शायर जो था वो अपने बेटे से गुस्सा था। ही थिंक दैट गॉड माइट बी द सेम, और उसे एहसास होता है कि हो सकता है खुदा भी हमारे इन सारी हरकत व सकनात पर जो है वो हमसे खफा होता हो, नाराज़ होता हो कि हम उसकी बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। फॉर्म द राइम स्कीम एंड द मीटर, तो इसकी राइम स्कीम की तरफ चलते हैं और इसके मीटर और जो है इसकी फॉर्म की तरफ भी ज़रा एक नज़र दौड़ा लेते हैं। द ट्वाइस कंसिस्ट ऑफ टोटल 33 लाइन्स, ये 33 लाइन पर मुश्तमिल एक नज़म है जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में शामिल की गई है। ग्रुप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंजा, और ये एक सिंगल स्टैंजा में लिखी हुई जो है वो है। पैटमोर शिफ्ट फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया बाय यूजिंग द स्टॉप्ड लाइन्स, ठीक है, इसमें वो जो है फुल स्टॉप वाला इस्तेमाल करके एक आइडिया से दूसरे आइडिया में शिफ्ट कर जाता है एकदम से, जिसके लिए रीडर्स को थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन फिर भी इसने इसका जो है वो एक लेंस ऐसा रखा है पोइट्री का कि पढ़ने वाला जो है वो इंसिडेंट्स को मैच कर सके। द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ ईच सेक्शन बिगिन विद द राइमिंग कपलेट, ठीक है, आपको देखने में मिलेगी कि जो फर्स्ट लाइन्स हैं वो स्टार्टिंग की वो राइमिंग कपलेट हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। फॉर एग्जांपल इन द बिगिनिंग आइज राइम विद वॉइस, ठीक है, स्टार्टिंग में ही जो है वो आइज़ और वाइज 2 वर्ड हैं जो मिलते हुए सेम हैं, जिनको हम राइमिंग स्कीम कह सकते हैं। इन द फॉलोइंग 4 लाइन्स, नीचे आने वाली 4 लाइन में राइमिंग स्कीम जो है वो है ए बी बी ए, ठीक है, यानी ए लाइन जो है वो फर्स्ट लाइन जो है वो 4 लाइन से मैच करती है और सेकंड लाइन जो है वो 3rd लाइन से मैच करती है। द टेक्स्ट डज नॉट हैव सेट मीटर, कोई मैंने आपको पहले बताया कि इसका कोई सेट मीटर नहीं है, कोई राइम नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी पढ़ने में आपको दुश्वारी हो सकती है। पैटमोर मोस्टली यूजेस आइएम्बिक फीट फॉर मेट्रिकल स्ट्रक्चरिंग द लाइन्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आइएम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करता है और आइएम्बिक फीट का इस्तेमाल करता है। आइएम्बिक फीट इंशाल्लाह मैं आपको अपने बहुत ही जल्द एक आसान से लेक्चर में आपको बता दूंगा कि आइएम्बिक फीट क्या होता है और इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो स्टूडेंट्स जो थीम है वो इस पोइट्री की वो ये है कि द पैटमोर टॉयज टैप्स ऑन सेवरल थीम्स, बहुत सारी आप इसमें से थीम्स निकाल सकते हैं, क्योंकि रिसर्च के लिए आप चाहे इसको पढ़ रहे हैं, चाहे आप आगे फ्यूचर में अगर आप स्कॉलर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आप इसमें से बहुत सारी थीम्स पुट आउट कर सकते हैं। इसके लिटरेरी डिवाइसेस पे काम कर सकते हैं कि पैटमोर ने अपनी पूरी लाइफ में क्या क्या डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ किए हैं। देखिए मैंने आप बातों ही बातों में लेक्चर में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिया जिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। वो ये है कि आप किस तरह पैटमोर जो है अपनी पोइट्री में किस तरह के डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है और किस तरह करता आया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस पीस आर द फादर एंड सन। 2 थीम्स जो हैं वो आपको बताता चलूँ इसमें है कि एक बेटे और बाप की थीम है कि एक बाप और बेटे की कहानी को अगर हम उस नज़रिए से देखें तो वो ये एक मंज़र बयान करती है, और दूसरा एक वो मंज़र बयान करती है जब खुदा अपने जो है अपने बंदे से जो भी उसने हुक्म दिए हैं और इंसान उसकी नाफरमानी करता है, ठीक है, तो और खुदा उससे क्या रद्द अमल में इजहार करता है अपने गुस्से का और नाराज़गी का। तो ये कहानी भी हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो दोनों एलिमेंट्स को, दोनों ही टर्म्स को हम लोग जो है वो थीम्स को देख सकते हैं और दोनों ही थीम्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। दोनों ही आपकी सही कहलाएंगे और इससे आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे और ये आपकी थीम पूरी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। लेक्चर को सुनने का शुक्रिया।
स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ में इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मजीद कोई सवाल हुआ आपका इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को दबा लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको जल्द अज जल्द मिल सकें। खुश रहिए, शादो आबाद रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी और सारी रखिए। अल्लाह हाफिज।